इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल स्किल पर बात करने वाले हैं, मैनुअल ब्लड प्रेशर मापना। हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करना है ताकि इसे समझना और भी आसान हो जाए। इसे एक ऐसे तार्किक क्रम में समझेंगे कि सटीक रीडिंग लेना किसी के लिए भी कोई पहेली ना लगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. तैयारी और मरीज की स्थिति। 2. ब्रेकियल आर्टरी खोजना। 3. सिस्टोलिक प्रेशर का अनुमान लगाना। 4. अंतिम रीडिंग लेना। और 5. ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तैयारी और मरीज की स्थिति। एक सटीक ब्लड प्रेशर रीडिंग लेने की कहानी स्टेथोस्कोप उठाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। असल में एकदम सही सेटअप होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हाथों की साफ सफाई करनी है, फिर स्टेथोस्कोप और सही साइज का मैनुअल ब्लड प्रेशर कफ लेना है। ये बहुत अहम है क्योंकि कफ अगर बहुत बड़ा या छोटा हुआ तो पूरी रीडिंग बिगड़ सकती है। इसके साथ ही मरीज आराम से बैठा हो, उनका हाथ बिल्कुल दिल के लेवल पे हो और पैर बिल्कुल भी क्रॉस ना हो। सच मानिए, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से नतीजे पूरी तरह से गलत आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे कदम पर, ब्रेकियल आर्टरी खोजना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा मुख्य लक्ष्य ब्रेकियल आर्टरी है। ये वो प्रमुख रक्तवाहिका है जो हाथ के मोड़ पर होती है। और इस तकनीक का मजा इसी में है कि इसे सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि अपनी उंगलियों से छूकर यानी पैल्पेट करके महसूस करना है। यही वो जगह है जहां से हमें ब्लड प्रेशर की धड़कन पकड़नी है। तो कफ को कैसे और कहां लगाना है, बिल्कुल तरीके से चलते हैं। सबसे पहले हम उस ब्रेकियल आर्टरी को हाथ के मोड़ में ढूंढते हैं। उसके बाद कफ को उस मोड़ से लगभग 2 इंच ऊपर बांधते हैं। और यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है, कफ पर बने हुए तीरों पर ध्यान देना जरूरी है। इन तीरों को बिल्कुल उस आर्टरी की सीध में होना चाहिए। ये तीर एक गाइड की तरह काम करते हैं ताकि कफ एकदम परफेक्ट जगह पर फिट बैठे। इसके बाद है हमारा तीसरा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप, सिस्टोलिक प्रेशर का अनुमान लगाना। इसे इस पूरी प्रक्रिया का एक मिनी बॉस लेवल मान सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सीधे स्टेथोस्कोप लगाकर क्यों नहीं सुन लेते। पहले सिस्टोलिक प्रेशर का अनुमान लगाना इतना जरूरी क्यों है? असल में ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे अनुभवी लोग भी फंस जाते हैं। और इस जाल का नाम है ऑस्कुलेटरी गैप। ये एक छुपे हुए दुश्मन की तरह है। मापते वक्त अचानक से एक असामान्य खामोशी आ सकती है, जिसे ऑस्कुलेटरी गैप कहते हैं। इस खामोशी की वजह से असली सिस्टोलिक नंबर छिप सकता है और नतीजा एक गलत रीडिंग, खासतौर पर उन मरीजों में जिन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो इस दुश्मन को हराना तो बनता है। तो इसे हराने की तकनीक क्या है? कफ में हवा भरते हुए हम उंगलियों से आर्टरी की धड़कन को महसूस करते हैं। हवा भरते जाते हैं और जब वो पल्स महसूस होना बिल्कुल बंद हो जाए तो गेज पर दिखने वाले उस सटीक नंबर को हम तुरंत नोट कर लेते हैं। बस यही हमारा अनुमानित सिस्टोलिक नंबर है। इसके बाद कफ की पूरी हवा निकाल दी जाती है और अगले कदम से पहले कम से कम 30 से 60 सेकंड तक इंतजार किया जाता है ताकि रक्त का प्रवाह फिर से नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो जादुई आंकड़ा है 30। जब हम फाइनल रीडिंग लेने की तैयारी करते हैं तो जो अनुमानित सिस्टोलिक नंबर हमने निकाला था उसमें ठीक 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी और जोड़ना है। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो उस छुपे हुए दुश्मन यानी ऑस्कुलेटरी गैप को सुरक्षित रूप से बाईपास कर देता है। मान लीजिए अनुमान 100 था तो कफ को 130 तक फुलाना है ना? कमाल की ट्रिक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, अंतिम रीडिंग लेना। अब हम इस प्रक्रिया के क्लाइमैक्स पर हैं। यहीं पर हमें असली आंकड़े मिलते हैं। यहाँ सारा खेल 2 आवाज़ों को पहचानने का है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो ऊपर का नंबर है जो तब मिलता है जब स्टेथोस्कोप में सबसे पहली आवाज़ सुनाई देती है, और डायस्टोलिक वो नीचे का नंबर है जो उस सटीक बिंदु को रिकॉर्ड करता है जहां वो आवाज़ पूरी तरह से आनी बंद हो जाती है। हमारे कानों को बस इन्हीं 2 पलों पर पूरा फोकस रखना है। और इसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का सही इस्तेमाल जरूरी है। हम स्टेथोस्कोप को सही तरीके से कानों में लगाते हैं। सबसे अच्छी और कम आवृत्ति वाली आवाज़ों को पकड़ने के लिए स्टेथोस्कोप के बेल वाले हिस्से का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन रहता है। वैसे डायाफ्राम भी काम करेगा। इसे ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर एकदम हल्के से रखा जाता है। ध्यान रहे, इसे बहुत जोर से नहीं दबाना है, वरना आर्टरी ब्लॉक हो सकती है और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एकाग्रता चाहिए और ये नंबर 2 बहुत मायने रखता है। ये है हमारी आइडियल डिफ्लेशन रेट।
मतलब कफ से हवा निकालने की स्पीड सिर्फ 2 मिलीमीटर मर्करी प्रति सेकंड होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्लो मोशन वाला कंट्रोल है, और यही धीमी गति हमें एकदम सटीक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आवाज़ें पकड़ने में मदद करती है। एक बार जब हमें वो फाइनल नंबर्स मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए 104/78, तो प्रक्रिया को अच्छी तरह समेटना होता है। हम कफ से सारी हवा पूरी तरह से निकाल देते हैं, उसे मरीज के हाथ से हटा लेते हैं, और अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है तो उसे अच्छी तरह साफ करते हैं। अंत में रीडिंग को डॉक्यूमेंट करना नहीं भूलना है, और हाँ, ये भी ज़रूर लिखना है कि दायां हाथ इस्तेमाल हुआ था या बायां। ये डिटेल बहुत ज़रूरी होती है। अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, ब्लड प्रेशर गाइडलाइन समझना। चलिए देखते हैं कि अब तक हमने जो किया वो काम कैसे आता है। डेटा तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये गाइडलाइंस बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि हमारे निकाले गए नंबर्स बीमारी की पहचान से कैसे जुड़ते हैं। ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की 2017 की अपडेटेड गाइडलाइंस है। सामान्य ब्लड प्रेशर वो है जहां सिस्टोलिक 120 से कम और डायस्टोलिक 80 से कम हो। अगर सिस्टोलिक 120 से 129 है और डायस्टोलिक 80 से कम, तो ये बढ़ा हुआ माना जाता है। स्टेज 1 में सिस्टोलिक 130 139 या डायस्टोलिक 80 89 होता है, और स्टेज 2 जो कि चिंता की बात है, उसमें सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा या डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा होता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, स्वास्थ्य से जुड़े लाखों बड़े फैसले इन्हीं छोटे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ों पर टिके होते हैं। ऐसे में इस सरल मगर सटीक मैनुअल तकनीक में महारत हासिल करना किसी मरीज की देखभाल की पूरी दिशा ही बदल सकता है। एक सही रीडिंग से हम किसी बड़ी परेशानी को पहले ही भांप सकते हैं। तो क्यों ना इस स्किल को एकदम परफेक्ट बनाया जाए।